लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा एजुकेशनल वीडियोस के साथ एक बार फिर आज हमारा विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। आज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा परिवार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से हमारे दादा, हमारे पिता और हम मिलकर अपने परिवार को समाज में आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से बिजनेस के नजरिए से भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका कार्य लाभ प्राप्ति होता है, मतलब प्रॉफिट अरेंज करने के लिए, अर्न करने के लिए ही वो काम करते हैं। इसी विषय पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। हमारी पहली स्लाइड है जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। व्हाट इज ए ऑर्गेनाइजेशन? स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारा परिवार, हमारा समाज भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होता है। हमारे परिवार का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है, समाज का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है, बट वहां पर प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन जब प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ऐसे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हमारी जो पहली स्लाइड है, व्हाट इज ए ऑर्गेनाइजेशन? द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि हर स्थान पर, चाहे घर हो, समाज हो, परिवार हो या व्यापार हो, सभी जगहों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है। अथॉरिटी एंड ड्यूटीज थ्रू विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस आर ब्रोट टुगेदर एंड वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों कि जब आप अपने परिवार में हो, समाज में हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सभी जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फ्रेमवर्क होता है और इन सब का प्रॉपरली रिसोर्स मैनेज करके आप एक एक्टिविटीज को प्लान करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकें। हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट होता है सेलिंग करना और सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न करना। ठीक इसी तरह से हमारे परिवार और हमारे समाज के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फ्रेमवर्क करते हैं। और जब हम प्रॉपरली प्लानिंग करके, फ्रेमवर्क करके सारी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, तब हमें अचीवमेंट्स मिलते हैं। किस चीज के? ऑब्जेक्टिव। दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके सामने अगली स्लाइड है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था क्या होती है। हमारा समाज एक संस्था है, हमारा परिवार एक संस्था है, हमारा देश एक संस्था है जो अलग अलग प्रकार से अपने कार्यों को पूरा करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर व्यापार की बात होती है, मीन्स बिजनेस की बात होती है, किसी गुड्स को परचेज और सेल करने की बात होती है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब जुड़ जाता है और वहां पर आता है एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल। कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होती है जो प्रेजेंट करती है अपने आप को, हु वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब उस पूरे ग्रुप का, उस पूरे समूह का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। जस्ट फॉर द एग्जांपल स्टूडेंट्स, भारतीय टीम, क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का एकमात्र लक्ष्य होता है विजय हासिल। उनका एकमात्र ऑब्जेक्ट होता है कि उन्हें मैच जीतना है। वो एक टीम होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम नहीं करती, बट वो टीम बनकर काम करती है। अब जब यही टीम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है प्रॉफिट। कहने का मेरा मतलब है कि कॉमन ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट या तो जीत हो सकता है या ऑब्जेक्ट प्रॉफिट हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं। इसमें सबसे पहला नेचर आपको नजर आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट को मेंटेन करके ही वो आगे बढ़ते हैं। An organization cannot a group of people
स्वाभाविक बात है, बिना लोगों के समूह के ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, व्यक्तियों का समूह अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन होता है। कम्युनिकेशन इज द नर्वस सिस्टम। कम्युनिकेशन इज द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्वाभाविक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन जो जड़ होती है वो कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू जीएम, जीएम टू मैनेजर्स, मैनेजर टू एम्प्लॉयज। इसीलिए कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो नर्वस सिस्टम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। यदि कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसका सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन की असफलता की ओर जाता है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बेसिक फंक्शन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें डेवलप करना है, उसे चलाना है, तो उसे हमें मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलाना होगा, ताकि हमारा प्रॉपरली जो वर्क है वो प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग से हो सके। ऑर्गेनाइजेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं होती है, वो प्रॉपरली अपना वर्क करती रहती है। जिस तरह से हमारा जीवन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी दिन प्रतिदिन, डे टू डे आगे बढ़ती जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। आप देखें कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ में बहुत बड़ा भाईचारा होता है, मैं ये नहीं कहता कि संस्थाओं में भाईचारा नहीं होना चाहिए, बट प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि भाईचारे के आड़ में कई बार अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हम एक दूसरे के ऊपर जो है डाल देते हैं, जबकि उसका सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा कि प्रोफेशनलिज्म इज द बेस्ट पॉलिसी इन मैनेजमेंट। इस तरह से हम अंतिम पोर्शन पे पहुंचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ए नेटवर्क ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। दैट्स श्योर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी की रिलेशनशिप बहुत मजबूत होना चाहिए। जो ऑर्डर देने वाले हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर देंगे, तो केवल वो ऑर्डर देने के बाद ये भूल ना जाए कि उन्हें काम कैसे करना है, उन्हें काम करवाना भी है। यही रिलेशनशिप कहलाती है। इसके बाद रिस्पांसिबिलिटीज। जब किसी एम्प्लॉय को किसी वर्क की रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है तो उसे ऑर्डर मिलने के बाद उसे अपना प्रॉपरली रिस्पांसिबिलिटी के साथ अपना काम पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चाहे ऑफिसर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, वो दोनों एक ही गाड़ी के चक्कों की तरह है। जब दोनों अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज साथ साथ वर्क करेगी तब ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिजल्ट मिलेंगे। हम आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है, एक मजबूत प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रखता है तो उसको उसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा भी लचीलापन मींस फ्लेक्सिबिलिटी आई तो उसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को ही भुगतना पड़ता है। आगे चलते हैं। हेल्प्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका पूरा पूरा उसे यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि किसी एक रिसोर्स का हम पूरा यूज कर रहे हैं और कोई छूट रहा है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जीएम और मैनेजर्स एंड साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज है, इन सब के बीच का कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ पर उसे तभी मिलेगी जब वो अपने वर्क को प्रॉपर्ली मैनेज करे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द क्रिएटिविटीज। Creativity is the very important factor in creativity. ऑर्गेनाइजेशन में जो म्यूचुअल क्रिएटिविटीज होती है वो एम्प्लॉयज को एक हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम एक ही ढर्रे पर काम करते रहेंगे तो वो हमारी प्रोसेस में आ जाएगी। लेकिन अगर इनोवेशंस होते रहेंगे, क्रिएटिविटी होती रहेगी, तो सबकी वर्किंग पावर बढ़ेगी। और आगे चलते हैं हम लोग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। हमें अपने एम्प्लॉय की एबिलिटी पर काम करना चाहिए।
इनकरेज करना चाहिए, उन्हें बढ़ाते रहना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप डैम श्योर ये कर सकते हैं क्योंकि आप में ये खूबी है। तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आती है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, हमेशा स्टूडेंट्स ये मानकर चले कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट करते हैं तो आपको एक ही काम एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसे काम का हिस्सा बनाया जाता है और फिर जब उसे हिस्सा बनाया जाता है तो वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे वर्कआउट करता है। आगे चलते हैं हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज की ग्रुपिंग होना चाहिए जिससे कि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, असाइन द ड्यूटीज। सारे एम्प्लॉयज की ड्यूटीज को असाइन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें अथॉरिटी किस चीज की दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की दी गई है। आगे चलते हैं हम लोग, डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पर भी हम इस बात पर विचार करेंगे कि एम्प्लॉयज के पास किस चीज की अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन मेकर है, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, डिफाइन द रिलेशनशिप। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की रिलेशनशिप हमेशा डिफाइनिंग होनी चाहिए, एक स्मूथली रिलेशनशिप होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, इसलिए हमेशा अपनी स्टेप्स में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी हमारी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन ना हो। अब मैं कुछ ऐसी स्लाइड्स आपको दिखाने जा रहा हूं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं तो हमारे सामने होता है गोल, हमारा विजन। गोल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जब गोल के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ट्रेनिंग्स की भी आवश्यकता है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद जब हम गोल्स और ट्रेनिंग का कॉम्बो पैक बनाते हैं तो शायद हमारे पास सक्सेस का एक महत्वपूर्ण बंदा कैरियर खड़ा हो जाता है, एक पक्ष खड़ा हो जाता है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए आपको एक मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है कि जिस तरह से आपने गोल डिसाइड करने के बाद आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, आपको थोड़ी सी सक्सेस मिली, यही आपका मोटिवेशन है। और इस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने आता है कस्टमर। आप किस तरह से अपने कस्टमर को मेंटेन करते हैं और आपकी जो एडवाइस होती है वो एडवाइस इस तरह से कस्टमर को दी जाए जिससे कि वो उसे प्रॉपर्ली समझे, ना कि वो उसे सेलिंग स्टेटमेंट समझे। और इन द लास्ट, द कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों से मिलकर बना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट लॉबी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसमें होता है विजन और पॉलिसीज, विजन, मिशन एंड पॉलिसीज। यहीं से डिसाइड होती है हमारी स्ट्रेटेजी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सपोर्ट और कहीं ना कहीं जो मिशन होता है और अंत में आता है रिलेशनशिप। ये सब चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका जो कॉम्बो पैक तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पास से देखा है, बहुत करीब से देखा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज को देखकर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।